ओके, हेलो एवरीवन। इक्विलिब्रियम चल रहा है आपका चैप्टर, और इक्विलिब्रियम में हमने अब पढ़ना है थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में। यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे, है ना, जैसे ये वाला ग्राफ है, लाइक दिस वन है। यहाँ पे ये ग्राफ इसके बीच में है मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन होगी, और टाइम के बीच में। तो हो क्या रहा है, देखो एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जो डाई हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट सी, है ना यहाँ पर, ओके। सिमिलरली डाई नाइट्रोजन की भी जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली डिक्रीज कर रही है, फिर कांस्टेंट हो गई है। और यहाँ पे देखिए अमोनिया, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है 0 से स्टार्ट होती है बनना, और देन यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर आकर ये कांस्टेंट हो गया है। ये ग्राफ देखकर आपको क्या समझ में आया कि जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करने लगेंगे, है ना, आपने मिक्स किया, उन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाने लगे, ओके। तो इनिशियली क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, डेफिनेटली, क्योंकि वो किस में चेंज हो रहे हैं, वो अमोनिया में चेंज हो रहे हैं, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं रह रहे, है ना। तो जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करना था वो कर गया, और इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर डाई हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई, और यहाँ पर डाई नाइट्रोजन की भी हो गई। और जब इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, मतलब क्या है, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन विद टाइम, ओके। तब हमारे अमोनिया की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, ओके। मतलब जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, उतना ही अमोनिया फिर फर्दर डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जहां पर किसी रिएक्शन में जब आप देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाए फॉर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस एट दैट टाइम योर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब हमें ये चीज प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, ये चीज प्रूव करने के लिए इन्होंने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया लिया, और साथ में क्या लिया, D2N2 ND3। ये D2 क्या है जी, ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है, जैसे H2 है वैसे D2 है, ठीक है। D2N2 और ND3, ND3 बिल्कुल जैसे NH3 है वैसे ही ड्यूटेरियम है यहाँ पर, ओके, हाइड्रोजन की जगह। तो जब इनको इन्होंने मिक्स किया, है ना, और कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो इन्होंने देखा रिएक्शन मिक्सचर में क्या मिल रहा है, अमोनिया NH2, ये भी NH2, ND3, ठीक है, क्लियर, ओके। ये ड्यूटेरेटेड अमोनिया है, ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मोनोड्यूटेटेड है, डाइड्यूटेटेड है, ट्राइड्यूटेटेड है, क्योंकि इसमें 3 ड्यूटेरियम लगे हैं। आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़े होंगे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो H मतलब सिंपल प्रोटियम, ठीक है। अगर D लिखा है तो मतलब ड्यूटेरियम आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है, ओके, क्लियर। तो ये सब मिला है, इसका मतलब हमको ये क्लियर होता है कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पर स्क्रैम्बलिंग हो रही है H and D की, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स करके मिक्स होने के बाद एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये N2 इसके साथ भी कर रहा है, ये N2 इसके साथ भी कर रहा है, H2 के साथ, क्लियर। ये इसके साथ कर रहा होगा, ये इसके साथ कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन है ये वाली, यस, इफ आई कैन शो यू, यस दिस वन। यहाँ पर देखो, इसको मैं जाम बोर्ड पे दिखा देती हूँ, आई होप सो, यस। बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, H2 लिया है, H2 लिया है प्लस I2 लिया है, आयोडीन लिया है, और इससे बनाया है इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ओके। ये जो डबल ये वाला एरो वाला सिंबल है ना, इस तरफ भी बनाते हैं, नीचे तरफ भी बनाते हैं, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, क्लियर। ये किसका साइन है, इक्विलिब्रियम का, टू हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, इनिशियली क्या हो रहा है, देखो ये रिएक्शन दोनों में दिखा रखी है। ये इस वाला एरो का मतलब क्या है कि रिएक्शन इधर की तरफ जाना, फॉरवर्ड, और इस एरो का मतलब है ये बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, किसकी,
हाइड्रोजन आयोडाइड की, है ना। अगर रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड में है तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटरवल पे आगे कुछ कांस्टेंट सी हो गई है वैल्यू, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट सा दिख रहा है ना, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा वैल्यू में। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, इस दौरान ये इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, क्लियर। सिमिलरली इन्होंने देखो ये जो बैकवर्ड, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है। जब बैकवर्ड में दिखा दूंगी क्या होगा, ठीक है। HI की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज H2 प्लस I2 का हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होंगे, पहले थोड़ा रिएक्ट किया होगा फिर ज्यादा रिएक्ट किया होगा, मतलब इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। ओके, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है, H2 एंड I2 में, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के दौरान आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, है ना, H2 और I2 में। इसका मतलब क्या है, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होएगी तो मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये जो इधर वाला साइड वाला दिखा रहा है कि डिक्रीज होना, डिक्रीज होने के बाद वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये इधर वाला क्या दिखा रहा है, ये इंक्रीज होना, ये आगे तक इंक्रीज हो रहा है। ओके, सिमिलरली ये रेड लाइन क्या दिखा रहा है, ये रेड लाइन दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी, देखो हाइड्रोजन आयोडीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज कर रहा है। फिर देखो इस पॉइंट पे आके यहाँ पर आके ये कांस्टेंट हो रहा है ना, क्लियर, ऑलमोस्ट। फिर ये फर्दर से डिक्रीज करते करते जीरो की तरफ जा रहा है। सिमिलरली बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में देखो सॉरी क्या क्लिक कर दिया, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहे हैं, है ना, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद टाइम। तो देखो बैकवर्ड में जब यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं तो रिएक्शन वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे कांस्टेंट हुई है फिर फर्दर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में, ठीक है, क्लियर। तो वो दोनों तरफ से यह अटेन होता है, केमिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी, क्लियर। उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या कहता है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ये कहता है कि अगर ऐसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी जो C प्लस डी में चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc, है ना, जैसे Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, मतलब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में C लिखा है इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसमें क्या है, एक मिनट में आपको इसमें एक और चीज दिखाने थी, हाँ, यस, ये देखिए यहाँ पर ये ला एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient have a constant value and this is known as equilibrium law और law of chemical equilibrium, ये है वो law। अब ये तो पढ़ के पैराग्राफ सुनाती है, शायद आधों को समझ में भी नहीं आया होगा, है ना। मैं बताती हूँ क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब ये है, देखो जैसे कि आपके पास कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। सपोज मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है कि A ऑफ X B ऑफ Y is giving is in equilibrium with XY W कोई प्रोडक्ट बना है C और D मेरा कोई दूसरा प्रोडक्ट बना है, ठीक है। सपोज करो, है ना, ये मेरी कोई इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, डू रिमेंबर इट। एंड व्हाट A B C D सिग्निफाइज हियर, ABCD क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे कि कितने मोल हैं, A के X के कितने मोल लिए हैं, B के कितने मोल लिए हैं। जैसे हम लिखते हैं ना 2H2, है ना, तो 2H2 मान ले प्लस 2I2 मैं लिख देती अगर, वैसे बैलेंस नहीं है, चलो स्टिल मैं लिख रही हूँ 2H2 प्लस 2I2 विल फॉर्म हेयर
यहाँ पर बना लेगा 4HI। ठीक है, क्लियर। ये तो बैलेंस करना तो आता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर सपोज करो ये कोई बैलेंस केमिकलेशन है तो ये मतलब ए क्या है, ये 2 है, एक्स क्या है, ये जो रिएक्टेंट है आपका, बी कि आपने दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल लिए, जैसे मैंने इसके भी 2 लिए है ना, तो B2 है, वाई क्या हो जाएगा I2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो सपोज करो W क्या है, W मेरा ये वाला प्रोडक्ट है जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। C मतलब कितने मोल बने हैं, 4, तो C मतलब 4। ठीक है, मतलब आप किसी भी इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या करना है, हमने इसको कंपेयर करना है। एक मिनट, मैं इसको रब कर दूं। ओके, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये कोई इक्वेशन बन है हमारे पास इस तरह के बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर हम कंसंट्रेशन लें प्रोडक्ट की, W concentration of W into concentration of Z and the concentration term should be raised to the stoichiometric coefficient, मतलब इनकी जो concentration term को उस पावर तक लेना है जो उनका stoichiometric coefficient है, मतलब WC। ठीक है, W की क्या पावर लेनी है, C क्या है यहाँ पे, इसका stoichiometric coefficient है। ये जो आगे लिखे होते हैं ना नंबर, ये stoichiometric coefficient कहलाते हैं। ठीक है, सिमिलरली Z की कितनी पावर लेनी पड़ेगी, D। ठीक है, सिमिलरली नीचे रिएक्टेंट क्या है आपका, X। ऊपर प्रोडक्ट लिखने हैं, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट लिखने हैं, डिनोमिनेटर में आपने रिएक्टेंट लिखने हैं। X के कितने लूं, A। सिमिलरली Y का कितना लेना है, B। तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल, ये जो रेशियो आएगी ना इन दोनों की डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट के इक्वल आएगी। एक कोई जो कांस्टेंट जिसको हमने Kc बोल दिया, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। C डिफाइंड है कि कंसंट्रेशन ली है हमने। ठीक है, हम C क्या डिफाइन करते हैं कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज करी है। अगर हमारे जैसे ये हमारे रिएक्टेंट हैं, अगर हमने इसे सॉल्यूशन लिया है बेसिकली उनका, तो जनरली हम कंसंट्रेशन लेते हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लेंगे है ना, तो हम उनकी कंसंट्रेशन देखेंगे। अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है ना, जैसे H2I2 वाला था है ना, हाइड्रोजन आयोडीन, मान लो गैसियस स्टेट में है, तो गैसेस की आप कंसंट्रेशन मेजर करना इतना इजी नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं गैसेस के केस में, हम प्रेशर लेते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे Kp, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ W PW लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेज टू पावर A, सॉरी A नहीं, C है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, प्रेशर ऑफ W रेज टू पावर C इंटू प्रेशर ऑफ क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, दोबारा ही लिखती हूँ सारा, रुको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नॉर्मल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। P ऑफ W रेज टू पावर C इंटू P ऑफ Z, मतलब प्रेशर ऑफ Z कंपोनेंट है ना, रेज टू पावर D एंड नीचे क्या लिखना है, प्रेशर ऑफ X रेज टू पावर, मेरे से फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है A, और प्रेशर ऑफ Y रेज टू पावर B। ओके, क्लियर। तो अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो हम उसे Kp बोलेंगे। अगर आपने प्रेशर वाले टर्म्स ली है तो उसे Kp बोला जाता है, अगर आपने ये कंसंट्रेशन ली है तो आप उसे Kc बोलेंगे। ठीक है, और जो प्योर कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंस हैं, प्योर कंपाउंड्स हैं, प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको 1 लेना होता है। ठीक है, उनके कंसंट्रेशन को हम 1 लेंगे। ठीक है, जैसे आयरन है, किसी रिएक्शन में आयरन इन्वॉल्व हो रहा है, Fe, तो F इज अ प्योर एलिमेंट है ना, सब प्योर सब्सटेंस है, तो इसकी अगर कंसंट्रेशन को हमने क्या लेना है, मान लो अगर वो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन को हमने 1 लेना है, यूनिटी लेना है। सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी एक प्योर सब्सटेंस है, तो उसकी कंसंट्रेशन को भी आपने क्या लेना है, 1 लेना है। ओके, क्लियर। ऐसे आप एग्जाम्पल करके देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखो, ये जो मैंने डिफाइन किया केस, ये मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया।
कौन सी डायरेक्शन के लिए? फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर W और Z है ना, ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिखे है ना, प्रोडक्ट W और Z है तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर मेरे को इस बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करो। सपोज करो मैं इसको रब कर रही हूँ एक बारी। बैकवर्ड क्या होगी देखो इसका, इस वाले का बैकवर्ड CW प्लस DZ, अभी रिएक्टेंट हो जाएंगे CW प्लस DZ इज एन इक्विलिब्रियम, है ना, बैकवर्ड में जा रहा है। क्या दे रहा था हमको? A ऑफ X है ना प्लस B ऑफ Y, ये दे रहा था हमको। अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे हम? इसके लिए देखो मैंने बोला अभी ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मैंने इसको KC डैश नाम दे दिया। क्या दे दिया? KC डैश। ऑब्वियसली बैकवर्ड का फॉरवर्ड से डिफरेंट होगा ना, है ना, तो बैकवर्ड के लिए देखो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ X A, कंसेंट्रेशन ऑफ Y B, है ना। नीचे क्या लिखूँ? B है बच्चे, ये 6 नहीं है, ठीक है, B स्मॉल b। ओके, नीचे क्या लिखूँ? कंसेंट्रेशन ऑफ W। अब इसको ध्यान से देखने जाना, कंसेंट्रेशन ऑफ W रेज टू पावर 6, कंसेंट्रेशन ऑफ Z रेज टू पावर D। ओके क्लियर। अब देखो ये जो मेरा आ गया KC डैश, इसको पीछे वाले से कंपेयर करो, KC से कंपेयर करो इससे। इसमें क्या है? W और Z ऊपर है, X और Y नीचे है ना, बाकी पावर्स भी सेम है ना KC की। यहाँ पे क्या है? X और Y ऊपर है, W और Z नीचे है ना, मतलब वी कैन से कि इट इज इक्वल टू 1/KC, है ना, क्योंकि KC का ये इनवर्स है ना, उसमें क्या है? उसमें WZ ऊपर है, इसमें XY ऊपर है, बाकी सब सेम है। तो मतलब KC डैश, अगर KC फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, KC क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए कैसे निकालोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? जस्ट आप क्या करोगे? 1/KC कर दोगे, 1/KC। और जैसे सपोज करो मैं मान लो मैंने बोला कि फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन KC की वैल्यू मैंने आपको दे दी, मान लो मैंने बोला आपको KC की वैल्यू है, ओ सॉरी इट्स C 20। अब मैं पूछ रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मैं पूछ रही हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए मुझे बताओ क्या होगी। तो व्हाट विल यू डू? यू हैव टू फाइंड आउट KC डैश, तो यू विल डू 1/KC, मतलब 1/20, है ना। 1/20 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.05 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल में भी इस चीज को अप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। क्लियर? आई होप सो इट शुड बी क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि KC डैश इक्वल टू 1/KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करो, किसी रिएक्शन, आपने रिएक्शन सेम लिया है, बस आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज किया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ये भी मैं करके दिखाती हूँ। देखो पहले आपने लिया H2I2, ओके, H2I2 इज गिविंग यू 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके, यही था ना। अभी इसके लिए भी आप क्या करोगे, मेरे सामने साथ साथ वो कर दो, KC को डिफाइन कर दो, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका KC क्या होगा बच्चे? देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए निकालो, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या करो इसकी पावर? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो पावर कर दी 2, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? कुछ नहीं लिखा तो 1 है ना, तो सिंपल H2 लिखो, है ना। सिमिलरली इसको I2 लिखो। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल गया ना, जो आगे लिखा होता है, ठीक है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ओके, तो आपने लिख दिया, आपने कैसे डिफाइन कर दिया इस रिएक्शन के लिए। अभी मैं इसी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर रही हूँ। मैंने आपको दूसरी रिएक्शन दी, बोला कि हाफ ऑफ H2, लेट मी चेंज द कलर, ओके, हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ I2, ठीक है, हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ I2 इज एन इक्विलिब्रियम विद HI, क्या है? इज इन, ये 2 है, ठीक है, HI। अब इसके लिए डिफाइन करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया KC नोट या डैश, कुछ भी दे दो, है ना, कुछ अलग नाम देना था इसको मैंने। अब प्रोडक्ट क्या है? HI को मैंने ये लिख दिया, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ HI, है ना, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख ली है, नीचे क्या करूंगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना, एंड रेज टू देयर पावर
रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। H2 को कितना रेज करूं, कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाफ है ना, तो हाफ रेज कर देना है। जब कुछ नहीं लिखा है आगे तो मतलब 1 है, जैसे इसके केस में कुछ नहीं लिखा था तो मतलब 1 है, तो सिंपल लिख दो। अगर कुछ लिखा है तो उसमें उस कंसंट्रेशन को रेज करो। ओके, I2 को कितना रेज करना पड़ेगा, हाफ रेज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हमने इसको रेज कर दिया है पावर को। अब देखो नाउ कंपेयर Kc एंड Kc नॉट। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, आपको लगता है कि अगर मैं Kc नॉट का स्क्वायर कर दूं तो Kc आ जाएगा, है ना। Hi का स्क्वायर होकर Hi का स्क्वायर करूंगी तो Hi स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगी तो H2 बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगी तो I2 बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि Kc किसके इक्वल हो रहा है, Kc इक्वल टू है Kc नॉट स्क्वायर, है ना, Kc नॉट के स्क्वायर के इक्वल है ना। ओके, या फिर मैं क्या बोलूं, या फिर और मैं क्या कह सकती हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मैंने नई इक्वेशन बनाई थी Kc नोट, ये किसके इक्वल है, Kc नोट इक्वल टू Kc अंडर रूट, हाँ स्क्वायर रूट, ठीक है, Kc के स्क्वायर रूट के इक्वल है। ओके, दोनों तरीके से बता सकते हो ना आप, इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगी मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये रिलेशन देखो, ये वो इक्वेशन है ना, उसके लिए जनरल थी आपकी। जब आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किए तो Kc नोट हो गया। कितना चेंज किया था आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, हाफ चेंज किया था ना, वही पावर में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन देखो ऐसे है, A प्लस B इज एन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D, है ना, एक इक्वेशन है। दूसरी मैंने ले ली N क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, Na plus Nb is in equilibrium with Nc plus Nd, है ना। मैंने सिर्फ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही चेंज किया है। तो अगर इसके लिए वैल्यू क्या थी, Kc थी, इसके लिए वैल्यू Kc थी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, सपोज करो इसका वैल्यू, मतलब मैंने इसको बोल दिया ये Kc नोट है, ये क्या है इक्विलिब्रियम, इसका Kc नोट है, तो Kc नोट विल बी इक्वल टू Kc रेज टू पावर n, ठीक है। तो जितना आपका यहाँ पर चेंज आएगा ना, जो भी आपने चेंज किया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, वही पावर में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Kc नोट इज इक्वल टू Kc बाय n। n क्या है कि आपने जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपने चेंज किया इक्वेशन में, क्लियर। तो ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वही है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है सारा कुछ। अगर ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, ए बी बी सी डी से, ए और बी से सी और डी बन रहा है, उसके लिए मान लो बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। अगर ये रिएक्शन मैंने बैकवर्ड कर दी, यही वाली सी डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं, इसका बैकवर्ड कर दिया, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा आपको, 1/Kc करना पड़ेगा, है ना। रिवर्स रिएक्शन के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो 1/Kc कर दीजिए। सिमिलरली अगर आप इसकी इक्वेशन को चेंज कर देते हो बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर रहे हैं। ए बी मिलकर सी डी बना रहे हैं, और देखो n से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये Kc डबल डैश, मतलब कोई नया जो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू Kc रेज टू पावर n। ओके, तो आप इसके ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिस करना है क्योंकि आते ही न्यूमेरिकल है। नाउ व्हाट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रिया एंड व्हाट इज हिट्रोजेनियस। पहले हम होमोजेनियस पढ़ते हैं। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया वो होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बन रहा है, सभी के सभी एक ही फेस में होने चाहिए। फेस माने इधर या तो सारे सॉलिड हों, या फिर सारे लिक्विड हों, या फिर सारे के सारे गैसियस स्टेट में हों। मतलब कहने का मतलब है जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनका फेस सेम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे एक्वस है, मतलब पानी में है, लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड ही है, फिर एसिटिक एसिड है वो भी एक्वस है, वो भी लिक्विड है, इथेनॉल है वो भी लिक्विड है, एक्वस है ना। तो सभी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। इट मीन्स ये कैसा है, ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली Fe+3 एक्वस लिखा है, मतलब ये पानी में डिसॉल्व है, तो पानी में इसका सॉल्यूशन ले रखा है, तो लिक्विड स्टेट में है। थायोसाइनेट एक्वस लिखा है, तो वो भी लिक्विड स्टेट में लिया है, डिसॉल्व स्टेट में। फिर ये बना है, ये भी डिसॉल्व स्टेट में बना है, तो एक्वस लिखा है, तो मतलब ये भी लिक्विड है। ओके क्लियर, तो आपको वो होमोजेनियस हो जाएगा। ओके,
नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, गैसियस सिस्टम के लिए कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करना है। अब मेरी बात देखो, रुको एक मिनट। ओके, अभी हम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कैसे करना है। देखो, जैसे कोई आपके पास रिएक्शन है जो गैसियस फेस में है, तो कैसे करना है। सपोज करो ए, कलर चेंज करते हैं ना पहले, तो इसको, ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे अभी ना। यस, ए प्लस बी इज एन, ठीक है, सी प्लस डी। ठीक है, अभी क्या है, मान लो ये सारी रिएक्शन जो है, अगर सपोज करो, अगर ये जो रिएक्शन है वो मतलब लिक्विड स्टेट में होती, तो हम केसी यूज करते हैं ना, और हम केसी क्या निकालते, केसी हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, कि कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू, अभी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया ना कुछ भी, तो मैं कुछ भी पावर को रेज नहीं कर रही हूँ, है ना, डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो, अगर ये रिएक्शन होती गैसियस फेस में, तो हम कंसंट्रेशन यूज नहीं कर सकते, तो हमको प्रेशर यूज करना था। अब मानो हमें प्रेशर नहीं पता है, हमें कंसंट्रेशन पता है, तो क्या हम प्रेशर, कंसंट्रेशन से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। देखो, आइडियल गैस की इक्वेशन अगर आपको याद हो ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, यही होती थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। अब देखो, n नंबर ऑफ मोल है, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, v वॉल्यूम है। अगर मैं v को इधर ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी p इज इक्वल टू n बाय v इंटू आर टी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये n बाय v क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट पता क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर, आपने पर्टिकुलर 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल पर लीटर, पर है ये, ठीक है, डिवाइड में आएगा, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। सपोज करो यहाँ पे क्या, एन तो नंबर ऑफ मोल ही है, मान लो मैं वॉल्यूम लीटर में लेती हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, एन बाई वी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर यूनिट आएगी ना इसकी, तो मतलब एन बाई वी क्या है, एन बाई वी ही आपकी क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर वी लीटर वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करते हो, तो एन बाई वी की जो वैल्यू आती है, दैट इज योर कंसंट्रेशन। तो मतलब वी कैन से कि प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सी आर टी, ये सी आपका कंसंट्रेशन वाला है, ये रिएक्टेंट वाला सी नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल सी है, इसको चलो मैं कुछ और ही लिख देती हूँ, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे। इसको मैंने मान लो ओ लिख दिया, ये आपका प्रोडक्ट क्या है, ओ। ठीक है, ओ। अब देखो, ओके हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है। मान लो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एक्स ए, है ना, एक्स मोल ऑफ ए, वाई मोल ऑफ बी, मिलाकर बना रहे हैं जेड मोल ऑफ ओ एंड डब्ल्यू मोल ऑफ डी। ठीक है, एक बार मैं इसको ओ को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, तो गंदा सा ही लिखा पड़ा है। ओके, तो z मोल ऑफ O एंड W मोल ऑफ T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो O है, इसको कितना रेस करूँ मैं, इसको कितना रेस कर देंगे, Z रेस कर दूँ, O Z हो जाएगा, रेस टू पावर D की कितना हो जाएगी, W, A का कितना हो जाएगा, X, है ना, और B का कितना हो जाएगा, Y। अब देखो, हर किसी की यहाँ पे, ये तो कंसंट्रेशन की वैल्यू है ना, कंसंट्रेशन की वैल्यू है। अब इसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, मैं मतलब कि जो PO, अगर ये रिएक्शन जो है आपकी, यही वाली रिएक्शन गैसेस फेस में होती, तो आप क्या लिखते, PO, अभी इसके इक्वल नहीं है भाई, एक बार रुक जाओ, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से रब कर देते हो, फिर ना मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूंगी आपको करके। मैं ये जो मैंने रिएक्शन है, मतलब जब ये लिक्विड स्टेट में अगर मैंने मान लो कंसिडर किया है, तो मैंने उसके लिए केसी डिफाइन किया है। अब मैं बोल रही हूँ, अगर ये रिएक्शन गैसियस फेस में होती, तो मैं इसके लिए क्या डिफाइन करूँगी, मैं इसके लिए केपी डिफाइन करूँगी, है ना। तो मैं यहाँ पे अब देखो केपी डिफाइन करने जा रही हूँ, के
P। अगर ये रिएक्शन गैसेस फेज में, क्या Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ AO रेज टू पावर कितना हो जाएगा, रेज टू पावर Z, है ना। फिर इनटू प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर W, है ना, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर, ये साथ के साथ आप करते जाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, मतलब आपका फोकस बना रहेगा क्लास में, प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर Y। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये सब है। अब मुझे, मैंने बताया था कि P की वैल्यू क्या है, CRT है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, ये भी मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये यहाँ से मैं हटा रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब मैं प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में लिख रही हूँ कि PO किसके इक्वल हो जाएगा भाई, PO किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O, है ना, कंसेंट C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ O, दैट इज दिस वन, है ना, जिसको हम ऐसे लिखते हैं RT, है ना। सिमिलरली प्रेशर ऑफ D किसके इक्वल होगा जी, प्रेशर ऑफ D हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D R T, और प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ A हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A R, ये T है, ठीक है। और सिमिलरली प्रेशर ऑफ B किसके इक्वल हो जाएगा, B, प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B है और RT, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपने, ये जो PO PD PA PB की वैल्यू है ना, इसी क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो आपका ये जो KP है क्या बन जाएगा, देखो KP क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दिखाओ KP क्या बन जाएगा आपको, देखो फर्दर KP बनेगा, मैं रब भी करती जाऊंगी साथ के साथ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड लिमिटेड ही है ना यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ O, है ना, RT रेज टू पावर क्या कर दूं, Z, है ना, रेज टू पावर Z कर देती हूँ। उसके बाद क्या करूंगी, यहाँ से मैं हटा रही हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ, पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ D, ये D है, ये R और ये T, इसकी पावर क्या करूंगी, इसकी पावर करूंगी W, ये अलग है, ठीक है, इसको नहीं अलग। इसके बाद डिवाइड कर दो किससे, ये O है, ये D है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कंसंट्रेशन, सॉरी, पहले ब्रैकेट आएगा, सिंपल ब्रैकेट, कंसंट्रेशन ऑफ A R T raised to power X, similarly concentration of B R T raised to power W, सॉरी Y हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो मैंने बोला कंसंट्रेशन O D A B, अब इसको आप ओपन कर दो, इन सबको आप ओपन कर दो, ओपन कर सकते हो ना आप इसको, पूरी इक्वेशन को कैसे ओपन करोगे, इसमें क्या करो, RT वाले टर्म्स को अलग कर दो, है, RT वाले टर्म्स को अलग कर दो, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को अलग कर देते हैं, सिंपली, बहुत इजी है, कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। देखो कैसे करूंगी, अब यहाँ पे कर रही हूँ, ये इधर कर रही हूँ, ठीक है, O रेज टू पावर Z
डी रेज टू पावर डब्ल्यू, ऊपर डब्ल्यू है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूंगी, ए रेज टू पावर एक्स, एक्स, और इधर क्या करूंगी, बी रेज टू पावर वाई। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये देखो इसकी सबकी पावर एक्स है ना, तो खोल रही हूँ इसे, ए रेज टू पावर एक्स इधर कर दिया है ना, बी रेज टू पावर वाई इधर कर दिया, सब मल्टीप्लाई में है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर टी वाले टर्म्स को मैं इधर कर रही हूँ। देखो आर टी जेड इंटू आर टी डब्ल्यू, अगर कोई भी चीज ऐसे होता है ना, जैसे ए की बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में होती है, ए एक्स हो और इंटू ए रेज टू पावर वाई हो, तो इसका वैल्यू पता है ना क्या बन जाता है, इसकी वैल्यू बन जाती है ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये बन जाता है। यहाँ पे भी देखो आर टी की पावर जेड, आर टी की पावर डब्ल्यू, दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकती हूँ, ऊपर क्या लिख सकती हूँ, आर टी क्या लिखूंगी, जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, जेड प्लस डब्ल्यू, डिवाइड में क्या लिख दूंगी, आर टी, क्या करूं, एक्स इंटू आर टी वाई, आर टी एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखो ये जो वैल्यू है ओ रेज टू पावर जेड, डी रेज टू पावर डब्ल्यू, ए रेज टू पावर एक्स, बी रेज टू पावर, ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, यहाँ पे ए था, ठीक है, ये डब हो गया होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये केसी के इक्वल है ना यहाँ पे। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या पुट कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया केसी, ठीक है, केसी इंटू, अभी आर टी का क्या करना है, देखो अब देखो ये आर टी जेड प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई आर टी एक्स प्लस वाई, इसको क्या करूँगी, अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इधर नहीं लिखती, थोड़ा सा इधर करती हूँ इसको, रुको, वरना तो लिखा भी नहीं जाएगा, ओके। अब क्या कर रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये तो के सी हो गया, ऊपर वाला तो है ना, ये क्या हो गया, के सी। अब आर टी का क्या करना है, आर टी, अब ये ऊपर जाएगा तो कैसे लिखूंगी इसको, जेड प्लस डब्ल्यू माइनस, माइनस किसका, क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया कि इसकी जो कोफिशिएंट का सम है डिवाइड बाय इसके कोफिशिएंट का सम, इसको हम क्या कहते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, Z प्लस डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसको हम बोलते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल एन, डेल एन, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स देख लिए, फिर उसमें से किसे माइनस किया, उसमें से माइनस कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल एन। तो यहाँ पे हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, डेल एन, तो ये केपी है सारा, है ना, ये केपी के इक्वल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं फर्दर कि केपी इज इक्वल टू, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, आर टी डेल एन, ठीक है, डेल एन इज चेंज इन नंबर, मतलब अगर आपको केसी पता है, किसी रिएक्शन का आपको केसी पता है और आपको ये पता है उस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स का चेंज आ रहा है, जो कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो, डेल एन तो सिंपली, तो आप उसकी केपी की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी बाई आर सी इंटू डेल एन, ठीक है, रेज टू पावर, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जैसे वो पीछे वाली थी, देखो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज डेल एन, ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जेशन वगैरह बता रखा है, वो आप देख लेना, इसमें कोई इतना मुश्किल है नहीं। उसके बाद आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, बाकी मैं कल कराऊंगी।